हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीडीपी मेंटोर बाय राधिका। आई नो आप लोगों से मैं बहुत टाइम बाद इंटरेक्ट कर रही हूँ। इट्स बीन लाइक मोर देन अ मंथ। एक्चुअली मैं कोविड पॉजिटिव थी, तो मेरी बहुत ज़्यादा लाइक आई वॉज नॉट वेल, और अभी भी मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है। बट मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आए थे रिगार्डिंग दिस वैकेंसी DSSB, जो कि हमारी 12 मई को ही हमारा नोटिफिकेशन आया है। तो सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं आपको अच्छे से उसका रिप्लाई कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं वाली वीडियो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका नोटिफिकेशन है कब आया, आपका 12 मई को आया है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है, मैंने इस नोटिफिकेशन से इंपॉर्टेंट आपके लिए स्लाइड्स बनाई है, ठीक है ना। बाकी अगर कोई भी आपका डाउट हो कि आपकी एलिजिबिलिटी से रिगार्डिंग हो, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। अदरवाइज इसका अगर आपको पूरा लाइक नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसको अपलोड कर दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो जो इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले आपको याद रखनी है वो है कि आप अप्लाई कब कर सकते हो। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है तो डेट इज़ 25 मई से आप इसको अप्लाई कर देंगे, आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। और जो आपकी क्लोजिंग डेट होगी अप्लाई करने की, तो वो होगी आपकी 24 जून 2021, ठीक है। यानी कि आपको ऑलमोस्ट पूरा एक मंथ दे दिया है फॉर्म फिल करने के लिए। अच्छे से अपनी एलिजिबिलिटी पढ़ लेना, मैं तो वैसे आपको बता ही दूंगी। खुद से भी आप एक बार ना नोटिफिकेशन अच्छे से रीड करना, उसके बाद अप्लाई कर देना जैसी आपकी एप्लीकेशन की डेट ओपन होगी, यानी कि 25 मई। तो ये जो वैकेंसीज है DSSB की है, यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ये जो जब आपकी जॉब लगेगी, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जब आपकी परमानेंट जॉब लगेगी, वो आपकी दिल्ली के स्कूल्स में ही लगेगी, ठीक है ना। जैसे कि PRT में जो वैकेंसीज निकली आपकी DOE में भी निकली है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, एंड NDMC में निकली है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे आप दिल्ली के हो या दिल्ली के बाहर के हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी है कि वैकेंसीज कौन कौन सी आई है, किस किस पोस्ट के लिए आई। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपकी वैकेंसीज है वो NTT के लिए भी आई है, आपकी TGT के लिए भी आई है, और आपका PRT के लिए भी आई, ठीक है। तो फर्स्ट इज आपकी TGT की निकली है हिंदी के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग है। जो हिंदी में फीमेल है वो है टोटल 551 आपकी पोस्ट आई है, ठीक है ना। EWS के लिए 26 सीट्स है आपकी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए अनरिजर्व्ड, यानी कि जो जनरल वाले बच्चे उनकी जो है उनकी टोटल पोस्ट है 310। OBC के लिए 91 सीट्स है, SC कैंडिडेट्स के लिए 39 सीट्स है, ST कैंडिडेट्स के लिए टोटल 85 सीट्स है। अगर बात करूँ मेल के लिए तो 556 सीट्स है। नेचुरल साइंस मेल की अगर बात करूँ तो 1040 सीट्स है। फीमेल के लिए 824 पोस्ट है। मैथ्स फीमेल की बात करें तो 1167 पोस्ट है आपके लिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए 988 है। सोशल साइंस मेल के लिए 469 है, एंड TGT सोशल साइंस फीमेल के लिए 662 है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो EWS के लिए कितनी सीट्स है, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल वाले बच्चों के लिए कितनी सीट्स है, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए कितनी सीट्स है, वो आप देख लेना, ठीक है। बंगाली लैंग्वेज के लिए एक ही सीट है आपकी। और अगर बात करूं असिस्टेंट प्राइमरी टीचर, ठीक है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी कहाँ पे निकली, DOE में। किसमें, DOE में। तो आपकी टोटल निकली 434 पोस्ट निकली है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे। और एक और है आपकी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ये निकली आपकी NDMC में, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में निकली है। इसमें टोटल आपकी पोस्ट है 120। तो जो PRT है उसमें टोटल आपकी कितनी पोस्ट हो गई, 434 प्लस 120 जो आपकी NDMC में निकली है, तो टोटल कितनी हो गई 554 आपकी टोटल वैकेंसीज है फॉर PRT, ठीक है। बाकी LDC की भी निकली है, काउंसलर की भी है, हेड क्लर्क की है, पटवारी की है, ठीक है। हम टीचिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसके मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया। आप एक बारी फिर भी देख लेना कि अनरिजर्व कितना, आप जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं PRT की बात करते हैं कि क्या आप एलिजिबल हो भी या नहीं। पहले इस चीज़ का ध्यान रखना, टोटल कितनी है 434। ये किस में है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, DOE में, ठीक है। आप अलग अलग पोस्ट में फॉर्म भर सकते हो, यानी कि एक तो आपका DOE में निकला है और एक आपका निकला है NDMC में। दोनों के पेपर अलग होते हैं, ठीक है ना। तो आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हो, बट जो आपका NDMC उसमें पोस्ट आपकी कम निकली है। चलो अब स्टार्ट करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। प्लीज़ ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। और कोई भी कंफ्यूजन अगर फिर भी होती है कि मैम मेरे यहाँ पे इतने कम मार्क्स आए हैं तो क्या मैं क्वालिफाई हूँ या नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ देना, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये आपके 50% मार्क्स आने चाहिए, किसमें,
ट्वेल्थ में। मैं यहाँ पे साथ साथ लिखती रहूँगी, ट्वेल्थ में आपके 50% मार्क्स आने चाहिए और आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए 2 साल का। जैसे कि आपको पता है डीएलएड करते हैं, डाइट करते हो, जेबीटी करते हो, ये वो वाले बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, 50% आपके ट्वेल्थ में आना चाहिए और 2 साल का आपने डिप्लोमा करा होना चाहिए, लाइक जेबीटी, डाइट या डीएलएड वगैरह, ठीक है। सेकेंड है आपका सीनियर सेकेंडरी, ट्वेल्थ आपने करी हो 45% मार्क्स से और 2 साल का आपने डिप्लोमा किया हो इन अकॉर्डिंग्स विथ एनसीटी, यानी कि रिकॉग्निशन होना चाहिए, रेगुलेशन 2002, ये पुराने वाले जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है। फिर आते हैं बात सीनियर सेकेंडरी, यानी कि फिर से वही बात है, सीनियर सेकेंडरी आपने करा हो 50% मार्क्स से और आपने 4 साल का बीएलएड कोर्स करा। आपको पता होगा बीएलएड वाला कोर्स होता है वो 4 इयर्स का होता है। अगर आपने वो किया है और आपने ट्वेल्थ में अगर आपके 50% मार्क्स आए हैं तो भी आप एलिजिबल है। नेक्स्ट सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आपने वही सेम आपने ट्वेल्थ किया हो, आपने 50% मार्क्स से और अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में किया है तो वो बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है ना। ट्वेल्थ में 50% प्लस अगर आपने स्पेशल एजुकेशन किया है 2 साल वाला डिप्लोमा तो भी आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट है आपका ग्रेजुएशन आपने करी हो, ठीक है। ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी कर सकते हैं, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन करी हो प्लस अगर उन्होंने 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन वाला डिप्लोमा किया हुआ है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपका क्या हो गया, ट्वेल्थ में आपको 50% लाने ही लाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हो। थर्ड है आपका सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए पेपर 1, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी वाला है तो पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ टीजीटी लेवल की तो आपका सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए और आपको पता है क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, 150 का आपका पेपर होता है, आपको 90 मार्क्स वाला जो होता है आपका क्वालिफाई होता है, ठीक है। एक और चीज़ है, थर्ड एसेंशियल जो आपकी चीज़ है वो है मस्ट हैव पास्ड हिंदी, या जैसे कि आप पढ़ते हैं ना स्कूल में हिंदी पढ़ते हैं या आपने उर्दू पढ़ी हो, आपने पंजाबी पढ़ी हो या फिर इंग्लिश पढ़ी हो, तो ये आपने पढ़ा होना चाहिए सेकेंडरी लेवल पे, ठीक है। तो जो बच्चे बिलोंग करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी या पीएच से, फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो उनको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है क्वालिफाइंग मार्क्स में, यानी कि सपोज आपके 45% वाले बच्चे भी इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं अगर आप बिलोंग करते हैं तो रिजर्व कैटेगरी से या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड से। एज लिमिट क्या है इसकी, नॉट एक्सीडिंग मोर देन 30 ईयर्स, ठीक है, यानी कि 31, 32 पे आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे एससी, एसटी, पीएच वाले, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले बच्चे, उनके लिए रिलैक्सेशन है, वो मैं आपकी लास्ट मैंने स्लाइड लगाई उसमें आपको बता दूंगी एज रिलैक्सेशन का। बाकी जो अनरिजर्व वाले बच्चे हैं उनके लिए 30 अबव नहीं हो सकता। नेक्स्ट अब बात करते हैं टीजीटी की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। टीजीटी के लिए आप इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहली बात तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यहाँ पे साफ मेंशन है, ठीक है। अगर आपने ऑनर्स करा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनर्स वाले या फिर जैसे कि जो बीए पास वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, 45% मार्क्स आने चाहिए उनके, ठीक है। ग्रेजुएशन करा होना चाहिए, बीएड होना चाहिए उनके पास, ठीक है, याद रखना बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 उनका क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ मेंशन है अगर आप नेचुरल साइंस की टीचर बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी, आपने इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने 2 साल पढ़ा है, ठीक है, पहले 3 साल होता था बट अब 2 साल है, क्योंकि आप सबको पता है कि कोई एक सब्जेक्ट हम 3 साल तक रेगुलर नहीं पढ़ते, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो 2 साल ही पढ़ाती है, तो वो बच्चे भी एलिजिबल है, ठीक है। जैसे कि सोशल साइंस है, सोशल साइंस में क्या, अगर आपने हिस्ट्री 2 साल पढ़ा है, आपने पॉलिटिकल साइंस आपने 2 साल पढ़ा है, आपने इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी या साइकोलॉजी अगर आपने 2 साल पढ़ा है तो आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर देना, ठीक है। जैसे कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो वो लोग भी क्या है टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप सो इतना क्लियर होगा। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है 2 साल तक आपने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो यू आर एलिजिबल फॉर टीजीटी, ठीक है। एक चीज मेरे को आपको और बतानी थी, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, 1 सेकेंड, ये मैं बताना भूल गई थी। पीआरटी के अंदर जो बीएड वाले स्टूडेंट्स है वो अभी इन्होंने एलिजिबल नहीं करे, ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं बताया, तो अभी तक जो है पीआरटी में बीएड वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। तो बीएड अगर आपने करी है और अपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई करो। अब बात आती है एज रिलैक्सेशन की। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप
पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 15 ईयर्स का, बाकी पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी तो 13 ईयर्स का। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करी हुई है, लाइक विडोज हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन है, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड है, तो वो कब तक कर सकते हैं, अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अप टू 40 ईयर्स फॉर एससी एसटी वाले और 30 ईयर्स तक कौन कर सकता है, ओबीसी वाले। तो विमेन के लिए थोड़े से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की आपकी। आई होप तो एलिजिबिलिटी में कोई डाउट नहीं होगा, कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, ठीक है। जो आपका एग्जाम पैटर्न है, सबसे पहली बार 200 मार्क्स का आपका पेपर आता है। कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। टाइम कितना दिया जाता है आपको, 2 घंटे दिए जाते हैं। इस पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, मेंशन करा हुआ है आपका, ठीक है। ये मैं आपको बता, टोटल क्वेश्चन भी आपके 200 आएंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। गलत करोगे तो आपको पता है 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो टोटल मार्क्स आपका जो पेपर होगा 200 का होगा। टाइम कितना दिया जाएगा आपको, 2 आवर्स दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 200 आपके एमसीक्यू आएंगे इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो आपके 2 सेक्शन में पेपर होते हैं, एक होता है आपका जनरल पेपर यानी कि सेक्शन ए, और सेक्शन बी जो होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट कंसर्न। मैं टीजीटी का बता देती हूँ, ठीक है। जो आपका पेपर 1 का जो जनरल पेपर होगा, ठीक है, उसमें क्या क्या आएगा आपका, जनरल अवेयरनेस आती है आपकी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि आपकी रीजनिंग आएगी, देन आपकी मैथमेटिक्स आएगी, फिर आपका हिंदी लैंग्वेज आती है, देन आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आती है, ठीक है। इतना क्लियर होगा। आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, आपका मैथ्स आएगा, आपका रीजनिंग आएगा, आपका हिंदी आएगा, यानी आपका इंग्लिश आएगा, यानी कि 5 सब्जेक्ट्स आएंगे आपके जनरल पेपर के अंदर, 20-20 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल जो आपका फर्स्ट सेक्शन है कितने मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स का। और 100 मार्क्स का क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया आएगा। आप सोशल साइंस के अगर आपको टीचर बनना है तो उसके अंदर आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी भी, तो ये सब मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा। एंड आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी के आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, जैसे बीएड में हम पढ़ते हैं ना, लाइक टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, तो उसके भी आपके कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे। अब बात कर लेते हैं एनटीटी या पीआरटी के जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, सेम वही पैटर्न, 200 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, ठीक है। टोटल कितने एमसीक्यू आएंगे, वही 200 आएंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। जो आपका जनरल पेपर है, ठीक है, उसमें वही सेम चीज़ है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का, जनरल जो इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, वो 20 मार्क्स की आएगी, मैथ्स आपकी 20 मार्क्स की आएगी, हिंदी लैंग्वेज आपकी 20 मार्क्स की आएगी, और आपकी जो इंग्लिश है वो भी आपकी 20 मार्क्स की आएगी। देन जो आपका पार्ट बी है, अब उस पर आ जाते हैं, ठीक है, सेक्शन बी वाला, यानी कि जो भी आपने अभी तक अपने बीएलएड में पढ़ा है, अपने डीएड में पढ़ा है, अपने एनटीटी में पढ़ा है, अपने जेबीटी में पढ़ा है, एटसेट्रा जो भी है, जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी सीडीपी है वो पूरी 100 मार्क्स की आएगी, नहीं। आपको भी पता, अगर आपने एनटीटी करी, आपने जेबीटी करी, आपने बीएलएड करी, उसमें कितनी सारी बुक्स थी आपकी, टीचिंग ऑफ मैथ्स है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश है, टीचिंग, तो सब कुछ मिला के 100 मार्क्स का आएगा, यानी कि सिर्फ सीडीपी आएगी। यहाँ पे साफ मेंशन टीचिंग मेथोडोलॉजी, सब कुछ मिला के आपका 100 मार्क्स का आएगा। सिलेबस आपको यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपकी ज्योग्राफी आएगी, आपकी इकोनॉमिक्स आएगी, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, ये आप पढ़ लेना अच्छे से। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग में ये सारे आपके टॉपिक्स आएंगे। यहाँ पे साफ मेंशन है, सिमिलैरिटीज है, डिफरेंसेस है, ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप है, अरिथमेटिक रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, फिगर क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। और अगर आप मैथ्स की बात करें तो एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे टॉपिक्स आएंगे आपके। हिंदी में आपको पता है आपके पैराग्राफ्स भी आते हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें। एंड सेम विद इंग्लिश, ठीक है। ये टीयर 2 वाला हमारे लिए टीचिंग एग्जाम में, वही टीयर 1 वाला है हमारा। एग्जामिनेशन का जो मोड ऑफ पेमेंट है वो 100 रुपये फीस है, बाकी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फ्री होता है। और जो बच्चे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विस मैन है, उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है फीस इसकी, मतलब दे डोंट हैव टू पे। अब बात कर लेते हैं ओबीसी वाले बच्चे, जिनका बहुत बच्चों को डाउट रहता है। देखो, जो बच्चे ओबीसी कैंडिडेट है जो आउटसाइड दिल्ली है, ठीक है, एक तो दिल्ली वाले होंगे ओबीसी वाले, वो तो काउंट होंगे रिजर्व कैटेगरी में। बट जो बच्चे सपोज कोई राजस्थान से है, ठीक है,
या कोई यूपी से भी है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है, कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, फिर से बता रही हूँ। बट अगर वो ओबीसी है, सपोज एक स्टूडेंट है राजस्थान का, वो ओबीसी है, वो इसमें अप्लाई कर रहे हैं DSSS में, तो वो अनरिजर्व में ही काउंट होगा, वो कोई रिजर्व कैटेगरी में नहीं होगा। बट अगर राजस्थान वाला बच्चा SC और ST है तो वो दिल्ली में काउंट होगा रिजर्व कैटेगरी में। बट यहाँ पे बात किसकी हुई, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की बता रही थी मैं आपको, ठीक है। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी होते हैं इसके अंदर, बट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से नहीं चलेगा, मेरिट हाई जाती है इसकी काफ़ी, और काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम भी होता है, एकदम हलवा पेपर नहीं होता है इसका। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको चाहिए, मिनिमम तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, जनरल के लिए 40% है, ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए 35% है, SC ST एंड PH वाले स्टूडेंट के लिए 30% है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो आई होप सो कोई डाउट नहीं रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कोई फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। इसका जो प्लीज़ इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, वहाँ पे आप अच्छे से उसको रीड कर लेना, ठीक है ना। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो आप खुद से भी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। बाकी PDF मैंने अभी आपको बताया था टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगी, इसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, थोड़े से सपोर्ट की नीड है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो अगर आपको फ्रेंड्स को भी कोई डाउट है तो वीडियो शेयर कर देना ताकि उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाए।